हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। जो आपका चैप्टर है आपका साइंस में 5th चैप्टर है, बट आपका बायो में ये बायोलॉजी में ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। ओके, जो चैप्टर है आपका सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल है उसको हम किस तरीके से लाइफ उसकी फंडामेंटल यूनिट मानते हैं, या सेल है किस बेसिस पर उसको फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनलीज एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं एब्सेंस है, इस बेसिस पर सेल्स हैं वो फर्दर कितने टाइप्स की होती हैं, या सेल्स हैं उनमें ऑर्गेनलीज हैं उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले सेल है, सेल को लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, या ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम सेल है उसको लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो मानते हैं। ओके, अगर सेल है, सेल को आप ऐसे अकोमोडेट कीजिए जैसे एक आप वॉल है, आप एक वॉल को ले लीजिए। ठीक है, वॉल है बहुत सारी ब्रिक्स हैं उनसे आपस में मिलके बनता है। जब हम बहुत सारे ब्रिक्स हैं उनके बीच में सीमेंटिंग सब्सटेंस है वो डालते हैं, और सारे ब्रिक्स हैं आपस में मिलकर है एक वॉल है वो जनरेट करती हैं। वॉल है उससे रूम बनता है, रूम से अल्टीमेटली बहुत सारे जब आपस में रूम्स हैं वो मिलकर एक पूरी बिल्डिंग है वो बनाते हैं। ओके, तो हम इसी तरीके से सेल्स हैं, तो सेल्स हैं जब सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में आती हैं तो वो सेल्स हैं वही टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज़ हैं वही क्या होते हैं अल्टीमेटली ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को ओरिजिनेट करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम है वो कंप्लीट बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो डेवलप करते हैं। ओके, अब हम चलें कि सेल है एक टिश्यू के फंक्शन क्या होंगे, जो उसकी सेल के जो स्ट्रक्चर होगा उसके बेसिस पर सेल है उसका फंक्शन है वो डिपेंड करेगा, यानी कि सेल का फंक्शन है सेल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, टिश्यू का स्ट्रक्चर है वो सेल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, और ऑर्गन है उसका टिश्यू पे, और ऑर्गन सिस्टम है वो अपने ऑर्गन्स पर डिपेंडेंट होगा, और अल्टीमेटली एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है या एक कंप्लीट बॉडी है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी। उसमें अल्टीमेटली बेसिक यूनिट जो है सेल उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस सेल के पर्टिकुलर फंक्शंस क्या हैं, उस बेसिस पर हम क्या मानेंगे कि सेल के जो फंक्शंस होंगे वही पर्टिकुलर्स उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होंगे, यानी कि जैसे उसकी सेल के कैरेक्टरिस्टिक होंगे सेम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को वो ऑर्गेनिज्म है वो शो करता है। ओके, अब हम सेल है उसको एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर अगर लें, यानी कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल्स हैं वो जो है सिर्फ एक ही सिंगल सेल वही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह जो है बिहेव करती है, तो उस केस में हम क्या मानते हैं कि जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है यूनिसेलुलर हैं। ओके, अब हम माने कि जैसे ऑर्गेनिज्म हैं अगर उनमें सेल्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है, या बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं कंप्लीट, तो वो क्या कहलाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, यानी कि सिंगल सेल है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है, यानी कि उस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे वो एक सिंगल सेल है वही परफॉर्म करेगी। ओके, अब मल्टी सेलुलर में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म है बहुत सारी सेल्स हैं उनसे मिलकर बनेगा, वो सेल्स हैं आपस में मिलकर टिश्यू भी बना सकती हैं, और वो सेल्स हैं ऑर्गन से लेके ऑर्गन सिस्टम तक भी जा सकती हैं, यानी कि जितने उसमें सेल्स का नंबर होगा जैसे जैसे सेल्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी बढ़ती चलेगी, और ऑर्गेनिज्म है वो और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो होता चलेगा। ओके, अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें। यूनिसेलुलर में आप बेसिकली जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उनको एज एन एग्जांपल ले सकते हैं, अमीबा है उसको एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, इवन कुछ एक जो एल्गी हैं वो भी यूनिसेलुलर होती हैं आप उनको ले सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, यानी कि एक ही सिंगल सेल वही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है, आप उन सबको इसमें काउंट कर सकते हैं। ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका एक और फीचर होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें बहुत सारे सेल्स हैं, यानी कि सेल का नंबर है वो 1 से
ज़्यादा होता है। अब जो सेल का नंबर ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और इसी बेसिस पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसे हम डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। अब ये डिवीज़न ऑफ लेबर है, ये किस बिहाफ पे होता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर है, सेल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं जिसके बेसिस पर सेल्स उनमें जो है डिवीज़न ऑफ लेबर है वो होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक हो। डिवीज़न ऑफ लेबर है या कंपार्टमेंट्स हैं, उनके बेसिस पर भी हम सेल्स हैं आगे उनको फर्दर और कैटेगराइज कर सकते हैं एज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होगी जिसमें कोई कंपार्टमेंट्स नहीं बने होंगे, यानी कि सेल है वो कंप्लीट एक सिंगल बाउंड्री से जो है सराउंडेड होगी, उसके अंदर सेल की उस सिंगल बाउंड्री के अंदर और एज सच कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगी। ओके, यानी कि उसमें सेलुलर ऑर्गेनली हैं वो एब्सेंट होंगे। यूकैरियोटिक सेल क्या होगा, उसमें सेलुलर ऑर्गेनली हैं वो प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। ओके, तो डिवीज़न ऑफ लेबर है ये यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका फीचर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर वो प्रोकैरियोटिक हैं तो उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर है वो नहीं होता। हालांकि कुछ एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, तो उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बिकॉज वो यूकैरियोटिक है तो वहाँ जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न ऑफ लेबर है वो होगा। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रो यानी कि बिफोर, कैरियोन है वो न्यूक्लियस के लिए है, यानी कि कैरियोन है वो न्यूक्लियस को डिनोट करता है, यानी कि प्रोकैरियोट यानी कि जिनके अंदर अभी न्यूक्लियस है वो भी अच्छे से नहीं बना, यानी कि न्यूक्लियस है वही वेल डिफाइंड नहीं है। न्यूक्लियस डिफाइन होने का मतलब है कि न्यूक्लियर रीजन नहीं डिफाइंड है उसमें। न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन वो रीजन जहाँ जेनेटिक कंटेंट, यानी कि जेनेटिक कंटेंट क्या होता है बेसिकली ऑर्गेनिज्म में डीएनए, यानी कि जहाँ डीएनए प्रेजेंट है वो रीजन ही उसका अच्छे से डिफाइंड नहीं है। तो यानी कि वो डिफाइंड क्यों नहीं होता, बिकॉज वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। जो बिना मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस है या सिंपल जेनेटिक कंटेंट है वो जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में सस्पेंड कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स हैं उनके न्यूक्लियोइड में एक सिंगल डीएनए होता है। ओके, और इसके साथ साथ प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सिर्फ जो ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है उसमें राइबोसोम्स आते हैं, बिकॉज राइबोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। अब अगर यूकैरियोटिक सेल है उसकी बात करें तो यू यानी कि ट्रू, यानी कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के साथ साथ उसमें और भी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हैं या स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें सेलुलर और ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होंगे। ऐसी सेल्स क्या कहलाती हैं, यूकैरियोटिक सेल। ओके, ऐसी सेल्स में जो डीएनए है और उनके बाकी और जो भी फंक्शनल यूनिट्स हैं वो सारी की सारी अलग प्रोटेक्टिव कोट्स हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि अलग मेम्ब्रेन से वो बाउंड होती हैं। ओके, अगर हम एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है उसके को स्टडी करें, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी जो प्रोटेक्टिव कोट्स हैं, तो उसकी शेप प्रोवाइडिंग कोट्स हैं उनकी बात करेंगे। उनमें सबसे पहले आता है सेल वॉल। सेल वॉल है काफ़ी टफ होती है, रिजिड होती है, मोस्टली पेक्टिन की बनी होती है। ओके, इसके साथ साथ सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। सेल मेम्ब्रेन है वो हाईली फ्लेक्सिबल होती है। लिविंग कंटेंट होता है सेल वॉल, नॉन लिविंग कंटेंट होता है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करती है इसको ऑर्गेनिज्म को और अल्टीमेटली उसे एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन के साथ उसका एक लोकोमोटरी ऑर्गन भी जुड़ा होता है या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो जुड़ा होता है जिसको कि फ्लैजेला बोलते हैं। फ्लैजेला है वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसको मूव करने में हेल्प करता है, यानी कि फ्लैजेला है वो इसको मूव करने में जो है हेल्प करता है। ओके, इसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जेनेटिक कंटेंट, उसकी जो न्यूक्लियोइड रीजन है वहाँ क्या होगा, उसका डीएनए प्रेजेंट होगा। डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेट करके आरएनए बनाता है। आरएनए है वो राइबोसोम में जाके प्रोटीन बनाता है, यानी कि प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे। कोई भी सेल है
हर एक सेल में एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, अब इसके साथ साथ सेल्स है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड हो जाती है और इन्हीं सेल की मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को हम सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है मेसोसोम बोलते हैं। और मेसोसोम का फंक्शन क्या होता है कि हर सेल है वो फूड जैसे डाइजेस्ट करती है, न्यूट्रिशन लेती है और उस फूड से एनर्जी डिराइव करती है। हालांकि इनके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट है, तो इनके मेसोसोम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग होते हैं और इन्हीं फोल्डिंग के अंदर इनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो रेस्पिरेशन करते हैं और फूड से फाइनली एनर्जी है वो डिराइव करते हैं। ओके, अब इसके साथ साथ कुछ एक जो हैं प्रोकैरियोट्स हैं वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक होता है। ऑटोट्रोपिक यानी कि वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, आज जो फूड सिंथेसाइज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट इनके पास तो कोई क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो इनका क्लोरोफिल है वो लैमेला यानी कि कंसेंट्रिक रिंग्स उनकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं इन्हीं को लैमेला बोलते हैं। लैमेला में इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल है उसी के जो पिगमेंट्स है वो इन्हीं कंसेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इसके लिए फूड है वो सिंथेसाइज करते हैं। ओके, ये आपका एक टिपिकल जो प्रोकैरियोटिक सेल है अगर उसका हम स्ट्रक्चर बोले तो आता है। ओके, अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक सेल की ओर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, यानी कि इसमें ऑर्गेनलीज हैं वो प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगे तो कुछ एक सेल ऑर्गेनलीज हैं जिनके बेसिस पर प्रोकैरियोटिक सेल है उसको हम दो अलग कैटेगरीज हैं उनमें डिवाइड करते हैं, जिनमें क्या आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल कुछ एक ऑर्गेनली है उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हम इनको कैटेगराइज करते हैं। ओके, अगर हम सबसे पहला ऑर्गेनल ले सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है और काफ़ी टफ होता है। ओके, प्लांट्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते किसी, तो उन्हें एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है और किसी भी जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस या जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन उनसे अपने आप को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करने के लिए इनको एक रिजिड जो है स्ट्रक्चर उसकी ज़रूरत होती है और वो उनको सेल वॉल के फॉर्म में मिलता है। तो सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। ओके, वैक्यूल क्या होते हैं कि सैप से फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। ओके, इस सैप का फंक्शन होता है मेनली ऑस्मोसिस को मेंटेन रखता है। ये प्लांट्स हैं उनके अंदर एक सिंगल लार्ज वैक्यूल है सेंटर में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होंगे या बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियर पोजीशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर सेंटर में क्या होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होती है, तो इसी वजह से इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की ओर पुश हो जाता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड ऐसे ऑर्गेनली होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टिपिकली हमें जो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं उन्हीं में मिलता है और वो बेसिकली प्लांट सेल्स ही होती हैं, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ओके, सेंट्रोसोम की बात करें तो ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं और जो एनिमल सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम आते हैं बहुत वेरियस सेल ऑर्गेनलीज जिनके बेसिस पर हम सेल्स हैं उनको सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ओके, अब सेल ऑर्गेनलीज में हम सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल की, जो कि प्लांट्स में सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ओके, सेल वॉल है वो बेसिकली सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है। मैक्सिमम पोर्शन है इसमें सेलुलोज का रहता है, उसके बाद हेमीसेलुलोज कुछ एक उसे इसमें स्टार्च भी प्रेजेंट हो सकता है, प्रोटीन्स और पैक्टीन है, ये भी मिलकर सेल वॉल है उसके जो है कंपोनेंट है वो बनते हैं। हालांकि मैक्सिमम फ्रैक्शन है वो सेलुलोज हेमीसेलुलोज का ही रहता है। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स हैं उनसे मिलकर बनती है। ओके, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें इन प्रोटीन से इनके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो सेल है उसको शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है। ओके, यानी कि उसका एक जो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करती है। अब सेल के फंक्शंस की हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने
अक्रॉस ट्रांसपोर्ट, यानी कि सेल में जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है उसी का रोल होता है। सेल के अंदर किस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आना है, किस पर्टिकुलर सब्सटेंस को नहीं आना। इसी वजह से सेल है ये सिर्फ सेलेक्टेड पार्टिकल्स हैं उन्हीं की मूवमेंट कराती है, और सेलेक्टेड मूवमेंट होने की वजह से ही जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो नेचर है वो सेमी परमिएबल होता है, यानी कि ये हर पार्टिकल को मूव नहीं करती है अपने थ्रू पास होने के लिए, सिर्फ सेलेक्टेड पार्टिकल्स हैं उन्हीं को पास होने देती है, और इसी वजह से ये सेमी परमिएबल कहलाती है। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन है, इसमें जो फंक्शन है परफॉर्म करते हैं उसमें आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जिसमें कि सॉल्यूट हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूव करता है। हालांकि अगर हम कोई पर्टिकुलर सेल है, अगर उस सेल के अंदर वाटर है, उसका लेवल कम है, या हम किसी एक सेल को किसी ऐसे मीडियम में रख दें जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा है, तो वहाँ से वाटर क्या होगा सेल के अंदर की ओर मूव करेगा। इसको क्या बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। जैसे कि आप अगर किसी जैसे रेजिन्स हैं हम उन्हें सॉक करते तो उसके बाद क्या होता है रेजिन्स है वो स्वेलअप हो जाते हैं, वो इसी वजह से स्वेलअप होते हैं कि वो उनको जो है वाटर है उनके अंदर एंटर कर जाता है, उनमें एंड ऑस्मोसिस होता है क्योंकि उनमें वाटर हाउस की कमी होती है और बाहर जो पानी में हमने जहाँ भिगोया है वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन क्या है मैक्सिमम है। एक्स ऑस्मोसिस होता है, इसमें आप जैसे हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को सुखाते हैं, जैसे हम अचार बनाने से पहले सपोज़ आप आम है उसका अचार बना रहे हैं तो आम को काट कर उसे सुखाया जाता है, तो उसमें क्या होता है सूखने के बाद वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ते क्यों है? क्योंकि उनमें वाटर है वो उनसे जो है बाहर हो चुका है, यानी कि वाटर है वो सराउंडिंग में जो है एब्जॉर्ब हो गया है। ओके, तो ये एक्सोस्मोसिस का एग्जांपल हो सकता है। ओके, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी कुछ एक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पैसिवली मूव नहीं कर सकते, यानी कि बिना एनर्जी कंज्यूम किए नहीं मूव कर सकते। ऐसे पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए सेल को हालांकि एनर्जी है वो भी यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट है वो भी क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही होता है। ओके, यानी कि जितने भी मूवमेंट्स है वो सेल मेम्ब्रेन ही करती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो बेस्ट सूटेड मॉडल है वो क्या है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सेंगर और निकलसन ने इसको डिराइव किया है, डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है। ओके, अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर यानी कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। ये फॉस्फेट या लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इनकी दो लेयर है, एक लेयर ये हुई एक लेयर ये हुई, यानी कि दो लेयर है जो कि सैंडविच्ड बिटवीन प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स के बीच में सैंडविच्ड होते हैं कि इसकी दोनों लेयर के बाहर प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब प्रोटीन्स हैं वो एक्सट्रिंसिक भी होते हैं और इंट्रिंसिक भी होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो इसकी सरफेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इसको कम्युनिकेट करने में या इंटरेक्शन करने में हेल्प करते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होते हैं जो इसकी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अलोंग प्रेजेंट होते हैं और इसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हेल्प करते हैं। ओके, यानी कि ये प्रोटीन्स है। अच्छा, जो कुछ एक सब्सटेंसेस हैं बिना प्रोटीन्स के भी मूव कर सकते हैं, जिनकी डायरेक्ट मूवमेंट होगी वो सिंपल डिफ्यूज़न कहलाता है, और जहाँ डिफ्यूज़न के लिए सर्टेन प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़े तो वो क्या कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। यानी कि यही डिफ्यूज़न जिसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहलाता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है उसमें जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं उनका रोल होता है। ओके, अब जो है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के साथ साथ जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की अगर हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है और एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफोबिक टेल है वो लिपिड की बनी होती है, फोबिक यानी कि रिपेलेंट यानी कि जो वाटर को रिपेल करती है, वाटर से अट्रैक्ट नहीं होती। नॉन आयनिक फॉर्म होती है वो इसकी लिपिड होती है, जबकि हाइड्रोफोबिक है वो फॉस्फेट की बनती है ना, सॉरी हाइड्रोफिलिक है वो फॉस्फेट से बनती है। वाटर अट्रैक्टेंट यानी कि आयनिक होती है नेचर में। ओके, ये इसकी जो है फॉस्फेट हेड बनाता है।
ओके, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन्स हैं। इसके साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है वो भी हिंडर कर सकते हैं। प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी जुड़े होते हैं जो इसको एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर है या साइटोस्केलेटन है उसके साथ बाइंड करने में इसे हेल्प करते हैं। साइटोस्केलेटन के मॉलिक्यूल है वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। सेल के इनवार्डली जो सेल का मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। आउटर सरफेस में भी हालांकि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो प्रेजेंट होता है। ओके, ये एक सेल का जो टिपिकल स्ट्रक्चर माने वो जो सेल है मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं सेल के फंक्शन जिसमें कि डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मेनली इसमें जो है वो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस हैं वही सेल के फंक्शंस में आते हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियस हैं उसके स्ट्रक्चर पे हम चलेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल का कंट्रोलिंग यूनिट है उसका न्यूक्लियस ही होता है। अब सेल की कंट्रोलिंग यूनिट न्यूक्लियस को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे एक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करता है डीएनए, और डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ओके, अब न्यूक्लियस है वही हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियस को सेल है उसका कंट्रोल हाउस या उसकी कंट्रोलिंग यूनिट है वो बोलते हैं। अब एक न्यूक्लियस के अगर हम स्ट्रक्चर की ओर चले तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस है वो एक अलग मेम्ब्रेन से बाउंड होता है जिसे कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये काफ़ी पोरस होती है, इसमें जगह जगह पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। अब न्यूक्लियर पोर है ये इनका फंक्शन होता है कि आरएनए इनसे इजीली है वो बाहर आ सकता है, लेकिन बाहर आने के बाद आरएनए है वो डायरेक्टली जो है साइटोप्लाज्म में नहीं जाता। न्यूक्लियस के साथ साथ एक और ऑर्गेनली है वो उसके क्लोज एसोसिएशन में होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूएशन में होता है, और वो ऑर्गेनली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे कुछ एक जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम राइबोसोम बोलते हैं, और जैसे ही आरएनए बनता है वो वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ल्यूमन में आ जाता है और यहाँ से ये राइबोसोम को जाता है और अल्टीमेटली इससे प्रोटीन सिंथेसिस है वो होती है। ओके, तो इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूएशन में होते हैं। ओके, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, जहाँ राइबोसोम नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहलाते हैं। न्यूक्लियस के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हमारा जेनेटिक कंटेंट को स्टोर करता है, हमारे सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, सेल की कंट्रोलिंग यूनिट है, सेल के सारे मैकेनिज्म हैं उसके एक्टिविटीज़ हैं उनमें कंट्रोल करता है, और इनहेरिटेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। बिकॉज जेनेटिक कंटेंट डीएनए है वही कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। डीएनए न्यूक्लियस में होता है तो इसी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं उनके इनहेरिटेंस में भी इसका रोल होता है। ओके, अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर ये डीएनए लीनियर यानी कि एक सीधा धागे की तरह प्रेजेंट हो तो इसकी जो लेंथ है वो 2 से 2.5 मीटर तक रन कर जाती है, और इतने लंबे थ्रेड को सेल है वो खुद माइक्रोस्कोपिक होती है, तो इतने लंबे थ्रेड को सेल में रखना है वो सेल के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसी वजह से डीएनए है वो फोल्डेड होता है, लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होने की बजाय वो फोल्डेड होता है। और डीएनए जब फोल्ड होता है तो उसमें कॉइलिंग होती है। कॉइलिंग यानी कि इस तरीके से ये कॉइलिंग होती है, और यही कॉइलिंग जब हो रही होती है तो कुछ एक पोर्शन ऐसा रह जाता है जहाँ कॉइलिंग होने की बजाय उसमें डिप्रेशन बन जाता है, और डीएनए के डीएनए है वो 2 जो थ्रेड्स हैं उनसे यानी कि 2 थ्रेड आपस में मिलकर एक सिंगल थ्रेड डीएनए का बनाते हैं। ओके, अब जो 2 उसके अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, उन्हें क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ओके, तो ये क्रोमेटिड्स क्या होती हैं? एक पर्टिकुलर पोर्शन में आके डिप्रेस हो जाती हैं, वहाँ कॉइलिंग नहीं होती, वहाँ से डिप्रेस हो जाती है, और जहाँ से ये डिप्रेस होती हैं उस रीजन को हम कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ओके, यानी कि डीएनए में जहाँ कंस्ट्रिक्शन बनेगी वहीं पर क्या होगा? सेंट्रोमियर बनेगा। ओके, तो इस तरीके से जहाँ भी ये कंस्ट्रिक्शन बनेगी वहाँ से हमें ये आपस में जुड़ा हुआ दिखाई देता है, यानी कि जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो हमें आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे। और अगर हम इनके ऊपर जो इसकी प्रोटेक्टिव अगर हम एक
रफ इसका लेआउट बनाए तो हमें इसकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो मिल जाती है। ओके, यानी कि डीएनए है कोयल होने के बाद अल्टीमेटली वही क्या बनाता है, हमारा क्रोमोसोम बनाता है। ओके, अब सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कौन से होंगे? जिसमें अपर और लोअर आर्म दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि दोनों आर्म एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी, इक्वल होंगी लेंथ में। ओके, सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, न्यूक्लियस है टिप की जो सेंट्रोमियर है वो टिप की ओर है वो शिफ्ट हो जाएगा। एक आर्म है वो थोड़ी छोटी होगी और दूसरी आर्म है वो लंबी होगी। ज़रूरी नहीं है ऊपर वाली आर्म ही छोटी हो, लेकिन आर्म्स है उनके साइज में क्या है, डिफरेंस होगा। ओके, फिर एक्रोसेंट्रिक क्या होगा, जिसमें आर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा उनके साइज़ में, यानी कि एक आर्म है वो बहुत छोटी होगी और दूसरी आर्म है वो बहुत लंबी होगी। ओके, फिर फोर्थ टाइप आता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक यानी कि जिसमें सेंट्रोमियर है बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होगा, यानी कि कंस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल टिप पे आके होगी और कोई आर्म्स है उसके अंदर एज सच बनेंगी ही नहीं। ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को हम टीलोसेंट्रिक है वो बोलते हैं। टीलो यानी कि टेल की ओर जिसमें होगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनली जो कि न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूएशन में ही रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम की प्रेजेंस के बेसिस पर 2 टाइप का होता है। अगर तो उस पर राइबोसोम है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, अगर उस पर राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहलाएगा। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर जची हुई होती है और इन जची हुई मेम्ब्रेन्स को हम स्टैक्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यानी कि स्टैक्ड ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है उसका एग्रीगेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ ये स्टैक्ड मेम्ब्रेन होंगे एक दूसरे से ये जुड़ी हुई होंगी जो कि इनके बीच में चैनल की तरह काम करेगा, यानी कि इनमें से मटेरियल्स है या इनका मैट्रिक्स है वो कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा। जहाँ ये इनका एम्प्टी स्पेस हमें दिख रहा है वो इनका ल्यूमन कहलाता है। ल्यूमन में ही आरएनए जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आरएनए ल्यूमन के थ्रू ही राइबोसोम तक पहुंचता है। अब राइबोसोम इनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, राइबोसोम है इनमें प्रोटीन सिंथेसिस है वो होती है। अब इसके बाद जो हम चले जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम एक्चुअल में क्या होते हैं, आरएनए और प्रोटीन्स का एक एसोसिएशन होते हैं, कोई एज सच मेम्ब्रेन इन पे प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, और प्रोकैरियोट में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो इसी वजह से राइबोसोम हो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी क्या हुआ कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन पे एज सच कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते, तो उनका फंक्शन है वो लिपिड सिंथेसिस का होता है। हमारी बॉडी में जितने भी लिपिड्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑर्गेनली जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ होता है या इसके क्लोज एसोसिएशन में होता है, वो क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसमें भी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं, हालांकि उनमें मैट्रिक्स है वो कॉन्टिन्यूएशन में नहीं होता। इनमें मेम्ब्रेन्स है उनकी अरेंजमेंट है वो एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होती हैं। ओके, यानी कि इसमें सिस और ट्रांसफेज बने हुए होते हैं। सिस और ट्रांसफेज किस तरीके से, जैसे हम इसकी बात करें तो ये जैसे इसकी कन्वेक्स सरफेस है। कन्वेक्स सरफेस में जहाँ इसका डिप्रेशन अपीयर होगा, यानी कि ये जो इसका पोर्शन होगा ये इसका ट्रांस रीजन कहलाएगा। ओके, यानी कि जहाँ ये डिप्रेशन अपीयर होगा वो ट्रांस रीजन होगा और जहाँ ये कनकेव के जो पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, कन्वेक्स के जो पॉइंटेड एंड्स होंगे वो इसका
सिस फेज कहलाएंगे, यानी कि बाहर की ओर ये उभरे हुए पॉइंट्स सिस फेज कहलाते हैं और ये सेंटर वाला जो बाहर को डिप्रेस्ड पोर्शन है वो ट्रांस फेज कहलाती है। सिस और ट्रांस फेज प्रेजेंट होने की वजह से इसे सिस्टर्नी बोलते हैं, इसके मेम्ब्रेन की स्टैक्स को। ओके, अब इसमें जो मेम्ब्रेन्स है वो ट्यूब्यूल की फॉर्म में भी, ट्यूब लाइक फॉर्म में भी हो सकती है, ट्यूब्यूल और वेसिकल, यानी कि एक सिंपल मेम्ब्रेन है वो राउंडेड फॉर्म भी, वैक्यूल की तरह की फॉर्म है वो भी ले सकती है। तो मेम्ब्रेन्स ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब गोल्गी एपरेटस है, उनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हुई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किससे हुई? आरएनए से हुई। आरएनए कहाँ से आया? डीएनए से आया। किसमें हुई? राइबोसोम में हुई। अब प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया तो प्रोटीन्स का काम क्या होता है? सेल्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उसके प्रोटीन्स के बेसिस पर होते हैं। अगर सेल का स्ट्रक्चर है तो उसके स्ट्रक्चर में कि उसके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में जो प्रोटीन्स है, उसकी सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं या उसके जो बाकी ऑर्गेनली हैं उनकी मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है उनके बेसिस पर क्या होगा? उनका स्ट्रक्चर होगा। और सेल के फंक्शन किस बिहाफ पे होंगे? यानी कि जो प्रोटीन, जो एंजाइम्स यानी कि जो फंक्शनल प्रोटीन्स वो बना रही है उनका जो फंक्शन होगा वही सेल्स के फंक्शंस होंगे। अब बन तो ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहे हैं, बट प्रोटीन है वो तो कंप्लीट सेल का पार्ट होते हैं, सेल के हर एक ऑर्गेनली का पार्ट होते हैं, सेल के हर एक पार्ट में प्रोटीन है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? प्रोटीन बनते ही ये क्या होगा? गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उनमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के बाद कहाँ जाएंगे? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? प्रोटीन्स हैं वो फोल्ड होंगे और उनकी पैकेजिंग होगी। प्रोटीन्स की पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग होने के बाद ये पैक्ड प्रोटीन कहाँ जाएंगे? वेसिकल्स में जाएंगे। और वेसिकल्स क्या करेंगी? पैक हुए प्रोटीन को बॉडी के या सेल के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कर देंगी। यानी कि सेल की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो कौन करेगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनली जो कि क्या है? प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड है वो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ टिपिकली प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। जो 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं उनमें आता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट है ये कलर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो कलर्ड पिगमेंट जिनमें प्रेजेंट होंगे वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। फ्रूट्स के, फ्लावर्स के जो भी कलर होते हैं वो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट के वजह से होते हैं। जैसे ही आप देखेंगे जैसे टोमेटो है, टोमेटो स्टार्टिंग में क्या होता है? ग्रीन होता है, तब उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट है वो रिच होता है। धीरे धीरे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट से रिप्लेस हो जाता है और क्रोमोप्लास्ट का लाइकोपीन पिगमेंट है वो क्या करता है? उसे रेड कलर है वो प्रोवाइड करता है और टोमेटो है ग्रीन से रेड हो जाता है जैसे जैसे वो राइप होता है। ओके, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें बेसिकली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है, उसमें कोई सच पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने फूड को स्टोर भी करता है, तो जो बेसिकली प्लांट्स हैं फूड को स्टोर करते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट में ही करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट इसके स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है। ओके, अब क्या होगा अगर हम क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रक्चर को देखें तो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। फोटोसिंथेसिस है वो 2 बेसिक स्टेप में कंप्लीट होता है और दोनों ही स्टेप के पास उसके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक पार्ट है वो कंप्लीट होता है ग्रेना में। ग्रेना क्या है? थाइलाकोइड्स की स्टैक है, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेना। थाइलाकोइड क्या होता है? एक सिक्के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, अगर हम बहुत सारे सिक्कों को एक के ऊपर एक जचा दें तो हमारे पास वही थाइलाकोइड्स का स्टैक यानी कि एक कंप्लीट ग्रेना है वो बन जाएगा। ओके, ग्रेना है वो प्लूरल होता है, हालांकि ग्रेनम है वो सिंगुलर होता है। ओके, जब ग्रेना है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो ग्रेना आपस में जुड़े हुए होते हैं वो लैमेला की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। ओके, अब इसका जो मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का उसको टिपिकली हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके, तो इसका एक स्टेप है वो ग्रेना यानी कि इन थाइलाकोइड्स में कंप्लीट होता है और दूसरा स्टेप है वो इस स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है।
ग्रेना में थाइलाकोइड से सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि स्ट्रोमा में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज्ड अप होते हैं और वो अल्टीमेटली फूड है उसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो CO2 है उसको यूज़ करके जो स्टार्च है या ग्लूकोज है वो बनाते हैं। ओके, अब क्लोरोप्लास्ट है वो दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में स्पेस होता है और वो फ्लूइड से फिल्ड होता है। इसके साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए यानी कि वो न्यूक्लियस का तो पार्ट नहीं होता बट स्टिल उसके अंदर डीएनए है वो प्रेजेंट होता है, और उसी डीएनए के बेसिस पर प्लास्टिड है वो अपने आप की कॉपी बना सकता है। और अपने आप को डुप्लीकेट करना या अपनी कॉपी बनाना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। यानी कि क्लोरोप्लास्ट है वो अपने आप को, या प्लास्टिड्स हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इनको सेमी ऑटोनोमस भी बोला जाता है। सेमी यानी कि हाफ, जो आधा अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, कि टोटली वो अलग से सर्वाइव नहीं कर सकते, हालांकि सेल के अंदर ही उनको सर्वाइवल है वो कर पाते हैं। ओके, अब डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है तो इनके पास आरएनए भी प्रेजेंट होता है, और इस आरएनए को यूज़ करके राइबोसोम की हेल्प से ये अपने लिए नेसेसरी प्रोटीन है वो खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है दोनों के बीच में स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेनस फ्लूइड से फिल्ड होता है। ओके, अब जो इसका इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली फोल्डेड होती है, और इनर मेम्ब्रेन की इन्हीं फोल्डिंग को हम क्रिस्टा बोलते हैं। अब इन क्रिस्टा के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनका एक टिपिकली हेड प्रेजेंट होता है। ओके, अब इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इसमें प्रेजेंट होती हैं उनको ऑक्सिसोम बोलते हैं। ऑक्सिसोम है उनका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सिसोम है उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, अब इसके साथ साथ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी अपना डीएनए है वो प्रेजेंट होता है, अपने खुद के आरएनए भी ये बनाता है, राइबोसोम की हेल्प से ये अपने लिए प्रोटीन्स हैं वो भी सिंथेसाइज करता है। ओके, तो जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया हैं दोनों के पास ही अपना खुद का डीएनए होता है, और ये अपने आप को रेप्लिकेट की अपनी कॉपीज़ हैं वो बना सकते हैं। तो दोनों ही क्या कहलाते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है वो कहलाते हैं। सेमी ऑटोनोमस इसलिए वो ऑटोनोमस की अपने आप को कॉपी कर सकते हैं, सेमी ऑटोनोमस बिकॉज सेल से बाहर ये सरवाइव नहीं कर सकते, फिर भी इनको अपने सर्वाइवल के लिए या एक्टिव रहने के लिए सेल है उसका पार्ट होना इनके लिए मैंडेटरी होता है। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं। सेल का पावर हाउस क्यों बोलते हैं इन्हें, जिस तरीके से पावर हाउस का काम होता है हर एक रीजन तक, हर एक एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को मेंटेन रखना, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फंक्शन भी क्या होता है कि सेल के हर एक पार्ट तक एनर्जी है उसकी सप्लाई को मेंटेन रखना। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ऑक्सिसोम में होता है। रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, फूड से एनर्जी है वो लिबरेट होती है। ठीक है, और वो एनर्जी क्या होती है, सेल को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन कुछ एक एनर्जी है जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है सेल के पास, यानी कि सेल की एक्टिविटीज़ को यूज़ करने के बाद भी एनर्जी सेल के पास जो बच जाती है उसे सेल एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। इस एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है सेल को अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है और एनर्जी को स्टोर करता है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया है इसे सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है साइटो यानी कि सेल, प्लाज्मा यानी कि उसका फ्लूइड, यानी कि सेल का जो फ्लूइड सब्सटेंस है वही क्या कहलाता है, उसका साइटोप्लाज्म है वो कहलाता है। साइटोप्लाज्म उसमें दो डिस्टिंक्ट रीजन प्रेजेंट होते हैं। आउटर डेंस रीजन है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है, जो इनर जो थोड़ा लूजली अरेंज है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। सारे के सारे वेरियस ऑर्गेनलीज हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, जिसे कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। ओके, अब
साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या होते हैं, जितने भी सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उन सब के लिए साइट प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। सेल के जितने भी सेलुलर ऑर्गेनली हैं उन सबको एक सीट, रेस्ट करने के लिए सीट प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म है वो सेल के स्केलेटन है यानी कि सेल की शेप है वो मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है। ओके, सेल में ऑस्मोसिस है उसे भी मेंटेन रखता है अपनी कंसंट्रेशन के हेल्प से। अगर सेल की कंसंट्रेशन कम होती है सराउंडिंग सब्सटेंस के या सराउंडिंग जो भी उसमें फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी जो शेप है उसे मेंटेन रखेगा। अगर सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर को बाहर निकाल देगा और उस केस में भी क्या करेगा, वो अपनी कंसंट्रेशन है उसे मेंटेन रखेगा और फाइनली सेल है उसकी कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहेगी। ओके, अब हम चलते हैं लाइसोसोम की ओर। लाइसोसोम है उन्हें सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है, लाइसोसोम में सपोज ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम के पास बहुत सारी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और इन वैक्यूल्स में एंजाइम भरे हुए होते हैं और ये एंजाइम क्या होते हैं, नेचर में हाइड्रोलिटिक होते हैं यानी कि वो ब्रेक डाउन कोज करते हैं। जो भी सब्सटेंस इनके कांटेक्ट में आएगा उसी को क्या करेंगे, ये तोड़ देंगे यानी कि उसका स्ट्रक्चर है वो तोड़ देंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ओके, तो लाइसोसोम है इनका मेन काम होता है सेल में कोई भी पैथोजन, कोई भी पैरासाइट एंटर कर रहा है तो ये उसे क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे और अपने इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की हेल्प से उसे डिग्रेड कर देंगे, उसे तोड़ देंगे। ओके, यानी कि सेल को प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं फॉरेन पार्टिकल से। अब ये सुसाइडल बैग्स क्यों कहलाते हैं, कुछ एक केसेस में जब सेल को कोई डैमेज हो जाता है, सपोज एक एक्सटेंट तक सेल है अपने डैमेज को रिपेयर कर सकती है, सपोज उसकी मेम्ब्रेन का एक कोई पर्टिकुलर पोर्शन टूट गया है तो वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को जो उसका पोर्शन जो उसका रप्चर हुआ है उसे वो रिपेयर कर सकती है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है और अब सेल अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती या मेम्ब्रेन की बजाय कोई भी ऑर्गेनली है उसका वो डैमेज हो गया और सेल उस डैमेज को अब रिकवर नहीं कर सकती, तो उस केस में लाइसोसोम क्या होगा, वो ब्रस्ट हो जाएंगे और सेल के साइटोप्लाज्म में अपने इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज कर देंगे और उसके रिजल्ट में सेल क्या होगी, ये एंजाइम क्या करेंगे, सेल के पूरे साइटोप्लाज्म के पार्टिकल्स हैं जितने भी उसमें सब्सटेंसेस ऑर्गेनलीज हैं उन सबको क्या करेंगे, वो डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे और अल्टीमेटली सेल है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यानी कि साइटोप्लाज्म सुसाइडल बैग इसलिए कहलाते हैं कि सेल के डैमेज्ड सेल है उसके फेट के लिए या बाकी सेल्स हैं उनको उस डैमेज सेल से बचाने के लिए लाइसोसोम अपने आप को बर्स्ट कर देते हैं और जिस पर्टिकुलर सेल का वो हिस्सा है उस सेल को ही ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। इसी वजह से ये लाइसोसोम है वो सुसाइडल बैग्स हैं वो कहलाते हैं। ओके, अब कोई भी सेल है उसका एक पर्टिकुलर शेप होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, तो पर्टिकुलर शेप उसकी मेंटेन कैसे रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस शेप मेंटेन रखने में हेल्प करती है कि साइटोप्लाज्म को वो एक बांध के रखती है एक प्रॉपर शेप के अंदर। साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि जिसकी हेल्प से वो सेल है उसकी शेप को मेंटेन रखता है। ऑस्मोसिस मेंटेन रखने के साथ साथ साइटोप्लाज्म में कुछ एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं और वो उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता इजीली, उनको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, साइटोप्लाज्म का पार्ट होते हैं। तो ये इनका सबसे मेजर रोल होता है सेल की एक प्रॉपर शेप को मेंटेन रखने के लिए और इसी वजह से इनको साइटोस्केलेटन के मेजर कंपोनेंट्स है वो बोला जाता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके साथ एक और टर्म जुड़ी हुई है दैट इज़ MTOC यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर।
माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्चुअल में वो सेंट्रियोल से ऑरिजिनेट होते हैं, और ये सेंट्रियोल्स हैं, इनका काम क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन्हें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई कर देते हैं। कब? जब एक सेल को डिवाइड होना होता है, यानी कि सेल डिवीज़न जब होगा तब सेंट्रियोल्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में उनको अरेंज कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं स्पेशली उनको, जो कि डिवीज़न में हेल्प करता है और डिवीज़न है वो कंप्लीट होता है। तो एक सेल है वो डिवाइड क्यों करती है? सिर्फ हमारी बॉडी की जो स्टेम सेल्स हैं वही क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। स्टेम सेल्स का काम होता है ग्रोथ करना और बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज हुआ है उन सबको रिपेयर करना। ओके, तो स्टेम सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं। स्टेम सेल्स के साथ साथ जब हम एक पर्टिकुलर एज पर पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एक स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि जर्म सेल्स कहलाती हैं, वो भी क्या करती हैं? उस पर्टिकुलर एज पे आके वो डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं। तो स्टेम सेल्स और जो भी जर्म सेल्स हैं दोनों के डिवाइड करने का जो मोड है या मैकेनिज़्म है वो अलग अलग रहता है। वो अलग क्यों रहता है? वो अलग उनमें प्रेजेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब वो कंटेंट क्या, कंटेंट भी किस पर डिपेंड करते हैं? वो क्रोमोसोमल कंटेंट पे, यानी कि क्रोमोसोम्स के सेट पे। ठीक है, तो वो सेल जिनके अंदर क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट होगा वो सेल हैप्लॉइड सेल कहलाती हैं और वो माइटोसिस से डिवाइड करती हैं। जबकि वो सेल जिनमें क्रोमोसोम के 2 सेट प्रेजेंट होंगे वो डिप्लॉइड कहलाती हैं, उन्हें जर्म सेल कहते हैं और वो मियोसिस से डिवाइड करती हैं। अब ये हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल क्या होती हैं? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सपोज हमारे पास 2 क्रोमोसोम के ये पेयर हैं, ठीक है, 2 क्रोमोसोम के पेयर हैं। एक में क्या है? दोनों ही क्रोमोसोम हमारे पास आर से डिनोट कर देते हैं, एक के दोनों क्रोमोसोम को हम बी से डिनोट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास आर और बी 2 क्रोमोसोम के पेयर हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसके सेट बनाने, यानी कि 4 क्रोमोसोम हैं, उनमें 2 क्रोमोसोम एक जैसे हैं, 2 क्रोमोसोम एक जैसे हैं, यानी कि वो पेयर्ड फॉर्म में हैं और हमें उनके सेट बनाने हैं। तो सेट बनाने के लिए हम क्या कोशिश करेंगे कि एक सेट में एटलीस्ट एक कैरेक्टर का एक क्रोमोसोम हो, यानी कि एक सेट के अंदर कम से कम एक आर क्रोमोसोम हो और एक बी क्रोमोसोम हो, तब जाके उन क्रोमोसोम का क्या होगा? सेट है वो कंप्लीट होगा। यानी कि टोटल क्या था इसमें? 2 पेयर थे, दोनों पेयर्स में से एक एक क्रोमोसोम कम से कम प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगा? उसका एक सेट। ठीक है, और दूसरा सेट है वो भी कैसे बनेगा? एक आर और एक बी, यानी कि एक आर एक बी, एटलीस्ट एक एक ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो एक सेट वो बन जाए कि 2 सेट बन गए हमारे पास। ठीक है, अब क्या होगा? अब जैसे कि ह्यूमंस में लीजिए, ह्यूमंस में टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 और 23 पेयर, यानी कि ऐसे पेयर में एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, ठीक है, ये 4th पेयर हो गया, 5th पेयर हो गया, यानी कि ऐसे पेयर्स के फॉर्म में क्या हुआ? हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम है जो कि 23 पेयर में प्रेजेंट है। अब हम अगर इन क्रोमोसोम के सेट बनाए तो हर क्रोमोसोम से एक सेट के अंदर ये होगा, दूसरे सेट के अंदर ये होगा, एक सेट के अंदर ये होगा, दूसरे सेट के अंदर ये होगा, एक सेट के अंदर ये होगा, दूसरे सेट के अंदर ये होगा, यानी कि हर पेयर का एक एक क्रोमोसोम एटलीस्ट एक सेट में जाए तो वो क्या कहलाएगा? उसका सिंगल सेट, यानी कि पेयर्ड क्रोमोसोम में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम वहाँ प्रेजेंट हो, यानी कि 46 क्रोमोसोम को अगर हम अनपेयर कर दें तो उस पेयर में से 23 क्रोमोसोम जो सेट होगा वो उसका सिंगल सेट कहलाएगा। और जिसके सेल के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि जो सिर्फ हमारी सोमैटिक सेल्स होंगी, वो क्या कहलाए? वो उनका जो डिवीज़न होगा वो सेल्स हैप्लॉइड कहलाएंगे और उनका डिवीज़न है वो माइटोसिस से होगा। जबकि हमारे जर्म सेल्स हैं जो कि गैमीट बनाती हैं, गैमीट यानी कि स्पर्म्स एंड ओवम जो बनाती हैं, एग सेल और स्पर्म सेल्स को जो सेल ऑरिजिनेट करती हैं जर्म सेल्स, वो क्या कहलाती हैं? डिप्लॉयड, बिकॉज उनमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। और जब वो सेल डिवाइड करती हैं
जब ये सेल डिवाइड करेंगी तो इनमें 46 से क्या होगा, 23 क्रोमोसोम है वो नेक्स्ट सेल्स में चले जाएंगे, जबकि इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम है वो 23 के 23 ही रहेंगे। ये डुप्लीकेट होते हैं और डिवाइड हो जाते हैं, जबकि इसमें क्या होगा, डुप्लीकेशन होने से पहले सेल नंबरली डिवाइड कर जाते हैं। ओके, पहले 23 बनेंगे, फिर जाके ये डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक सेल से 2 ही सेल बनेंगे, क्योंकि क्या होगा, 23 क्रोमोसोम है, उनका डुप्लीकेशन होगा और वो फिर से 23 के पेयर में, यानी कि 23 है उनके सेट में आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, एक सेल से 4 सेल बनती हैं, क्योंकि वो 46 क्रोमोसोम पहले 23 के सेट में जाएंगे और फिर ये डिवाइड होके दोनों 2 सेल्स है वो बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा मियोसिस है। तो सेलुलर डिवीज़न के साथ साथ हमारा क्या होता है, सेल की जो हमारी कंप्लीट स्टडी है या सेल के सारे फीचर्स हैं वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। बच्चे यहाँ आपका चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। वीडियो है उसको अच्छे से देखिए, विजुअलाइज कीजिए, अच्छे से सुनिए, ध्यान से देखिए इसको, कि अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न जनरेट होता है तो आप इमीडिएटली मुझे